टॉपिक है वो है कृषि का वाणिज्यिकीकरण। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 64th बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया था। कृषि का वाणिज्यिकीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके क्या नुकसान हुए भारतीय आर्थिक व्यवस्था में, उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं, तो भूमिका में क्या लिखेंगे वो देखिए। कृषि का वाणिज्यिकीकरण से तात्पर्य ऐसे कृषि से है जो बाजारोन्मुख हो, यानी ऐसे फसलों का उत्पादन करवाना जिससे उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हो सके, उसी को क्या कहेंगे, कृषि का वाणिज्यिकीकरण। भारत में अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड के उद्योग हेतु विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक खेती करवाए गए, जिससे भारतीयों का क्या हुआ, आर्थिक दोहन हुआ। वास्तव में वाणिज्यिकीकरण भारत में स्वाभाविक नहीं बल्कि थोपी गई प्रक्रिया थी, जिससे अंग्रेजों के हित पूर्ति हो सके। तो ये वास्तविक प्रक्रिया नहीं थी वाणिज्यिकीकरण, ये अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर थोपा था नील की खेती करना, कपास की खेती करना, जूट की खेती करना, चाय की खेती करना, अफीम की खेती करना, ये सब थोपा जाता था भारतीय किसानों पर। इसको हम लोग दो भागों में बांट करके देख सकते हैं इसके कारण को। सबसे पहला बाह्य कारण क्या था कि वाणिज्य की खेती क्यों करवाया गया। पहला तो बाह्य कारण था ब्रिटिश उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। हमने आपको विश्व इतिहास में पढ़ाया था कि अमेरिकी गृह युद्ध 1860 से 65 तक हुआ, तो पहले कपास अमेरिका से जाता था, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो ब्रिटेन में अमेरिका से कपास आना बंद हो गया। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत में कपास उत्पादन पर जोर दिया और वो उस समय में यहीं से कपास इंग्लैंड को भेज रहे थे। तो बाह्य कारण हो गया। अब आ जाइए आंतरिक कारण। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव, चूंकि जो भू राजस्व था वो अंग्रेज लोग नगदी के रूप में लेते थे, तो नगदी के रूप में लेने के लिए नगदी फसल भी होना चाहिए, जिसको बेचकर किसान के पास नगद पैसा होना चाहिए। इस कारण से भी आपका नगदी फसल या वाणिज्यिक खेती का शुरुआत हुआ। राजस्व की नगदी वसूली तथा किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण नगदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। और भारत का अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग अलग कृषि के अनुरूप भी है। भारत की आंचलिक विशेषताओं के अनुरूप कृषि का, उदाहरण के लिए बंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में कपास मिट्टी भी उसको कहा जाता है, तो कपास उपजने का चांस ज्यादा रहता है। बंगाल में जूट की खेती होती है। संयुक्त प्रांत में ईख, जो यूपी था उस समय, अभी का यूपी उस समय एक संयुक्त प्रांत, उसमें ईख। तो भौगोलिक या आंचलिक क्षेत्र की विशेषताएं अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, तो उनके जो क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र, उसमें अलग अलग फसल की जो है उपज हो रही थी उस समय, और उसी पे अंग्रेजों ने जोर दिया। जैसे बंगाल में जूट के लिए, यूपी में ईख के लिए, गन्ना के लिए, मुंबई महाराष्ट्र में कपास के लिए, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा भारत का मैप बना के हमने दिखाने का प्रयास किया है कि किधर कौन सा खेती किया जा रहा था। तो आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत मैप बना देते हैं, तो थोड़ा उसको जो कॉपी चेकर होता है उसको अच्छा लगता है, तो नंबर आपको 2-4 नंबर औरों की अपेक्षा ज़्यादा दे सकता है। तो ये तरीका अपनाइए। उसके बाद यातायात एवं संचार साधनों का विकास दूसरा कारण था। वाणिज्यिक खेती के कारण जो हुए, यातायात और संचार का विकास हो गया, रेल डाकतार की व्यवस्था हो गई, और 1869 ईस्वी में जो स्वेज नहर बन गया, जिससे जो इंग्लैंड जाने में जो दूरी तय करनी होती थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा 7000 किलोमीटर की दूरी घट जाती है स्वेज नहर से बन जाने से। तो अब क्या हो गया, यहाँ से निर्यात करना और खरीद बिक्री वहाँ से इंग्लैंड की तरफ करना आसान हो गया। क्योंकि स्वेज नहर बन गया तो दूरी इंग्लैंड और भारत के बीच में बहुत
घट गई। ठीक है, तो इस कारण से भी वाणिज्यिक खेती कर करके इंग्लैंड को भेजा गया, औद्योगिक माल को, कच्चे माल को यहाँ से भेजा गया। ये सब तो कारण थे। अब आ जाइए कृषि के वाणिज्यिकीकरण का विकास या चरण। तो सबसे पहला चरण, प्रथम चरण 1857 से पूर्व, द्वितीय चरण 1857 के बाद का चरण। प्रथम चरण में मुख्य रूप से जो अंग्रेज लोग थे, अफीम, क्योंकि चीन में अफीम का व्यापार अंग्रेज लोग करते थे और राजकोषीय जो घाटा था, बाजार घाटा, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, रेशमी कपड़ा वगैरह मंगाते थे। उसके बदले में ये लोग चीन को जो है प्रतिसंतुलित करने के लिए क्या भेजते थे, तो भारत में अफीम उपजा करके, जिसको गांजा कह सकते हो, वो वहाँ भेजा जाता था। उसके बाद नील की खेती, क्योंकि ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के रंगाई है तो क्या चीज़ की जरूरत है? नील। शुरुआत में आपके प्राकृतिक रंग नील का ही प्रयोग किया जाता था कलर में, क्योंकि केमिकल वाला रंग का खोज नहीं हुआ था तब तक। शुरुआत में नील वेस्ट इंडीज से मंगाया जाता था, किंतु उस पर जब प्रभाव खत्म हो गया इंग्लैंड का, तब उसने भारत से ही आयात करना शुरू कर दिया था। तो ये भी प्रथम चरण में हुआ। अन्य रेशम और गन्ना, ठीक है, तो ये सब फसल खास करके अफीम, नील, रेशम, गन्ना प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड भेजा जाता था। अब आ जाए द्वितीय चरण 1857 के बाद। इस चरण में कृषि का वाणिज्यिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। प्रमुख फसल के रूप में क्या चीज होगा? कपास। चूंकि हमने बताया अभी आपको तुरंत, कब से कब तक गृह युद्ध हुआ? 1860 से 65 अमेरिका में। तो अब अमेरिका से इंग्लैंड जाना बंद हो गया कपास, तो अब वह कहाँ से उपजा के भेजेगा? भारत से। तो दक्कन के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कपास की खेती करवाई गई और लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो अमेरिका से कपास जाता था, अब वहां से ना जाकर के कहां से गया? तो भारत से। उसके बाद कृषि के वाणिज्यिकीकरण में कपास सर्वाधिक प्रमुख फसल था। दूसरे नंबर पर जूट था। ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप बंगाल के क्षेत्र में इसकी खेती की आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर भी देखिए मैप में हमने दिखाया था, जूट बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पे खेती करना शुरू किया गया था। आज भी आप देखिएगा जूट में पश्चिम बंगाल ही आपका आ गया है। बिहार का कुछ जिला है, पूर्णिया, कटिहार, जो कि जूट उत्पादन करता है। जूट का जो आपका चट्टी बोरा जो बनता है, बैग, थैला, नहीं, हस्तशिल्प उद्योग में बहुत ज़्यादा सामान बनाया जाता है। चलिए, उसके बाद इसमें बड़े स्तर पर विदेशी पूंजी का भी निवेश किया गया जूट उद्योग में। अब प्रभाव देखेंगे कि इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो वाणिज्यिक खेती के क्या नुकसान हुए, सबसे पहले ये जानेंगे। गुण और लाभ, तो ये पहले नकारात्मक है, तो यानी निगेटिव क्या क्या था। यह क्या हुआ? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल, क्योंकि इसमें किसानों का क्या हो रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। एक तो जैसे मान लो नील की खेती अगर किसान करते हैं, तो नील का एक खरीदार मात्र कौन थे? अंग्रेज थे। अब लोग नील को तो घोर के पिएंगे नहीं, उनको तो बेचना ही पड़ेगा किसानों को, और लेने वाला एकमात्र अंग्रेज है। तो अंग्रेज कहेगा हम 5 रुपए केजी लेंगे, तो भारतीयों को जितने रुपए बोलेगा उतने में उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा लेने वाला है ही नहीं कोई। अनाज रहेगा, चलो भाई तुम नहीं लेगा, दूसरे को दे देंगे, नहीं होगा तो अपने खा लेंगे। लेकिन नील क्या करोगे भाई? नहीं। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसानों की दुर्दशा देखने को मिली। वास्तविक लाभ जो बीच वाले थे ना, बिचौलिए, वो उठाते थे। और जब कपास की खेती होगी तो गेहूं का खेती कम होगा, या जहां पर गन्ना की खेती होगी या ईख की खेती होगी, सॉरी वही ईख, या चाय की खेती होगी या अफीम गांजे की खेती होगी, तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि खाद्यान्न नहीं उपज होगा, तो वहाँ पे खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। खाद्यान्न की कमी आएगी तो अकाल आ जाएगा, भूखमरी से लोग मरने लगेंगे। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव वाणिज्यिक खेती के देखने को मिला। किसान ऋणग्रस्त हो जाएंगे,
परंपरागत जो उद्योग था, जो हमारा घरेलू कुटीर उद्योग था, उसके लिए कच्चे माल नहीं मिल पाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, और औद्योगिकरण के जगह पे क्या हो जाएगा, विऔद्योगिकरण हो जाएगा, यानी उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे। और कृषि क्षेत्रों एवं कुटीर उद्योग के जो पारंपरिक एकता है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी का, चूंकि देखिए जो कुटीर उद्योग होता है तो वो घरेलू या आसपास के कच्चे माल पे डिपेंड करता है। जैसे भागलपुर में रेशम वो जो बनता है, जो सूती रेशमी कपड़ा बनता है ना भागलपुर में, तो वहाँ पे रेशम का क्या होगा, वहाँ पे कच्चा माल की प्राप्ति होगी, इसीलिए बनता है। तो कहीं पर भी कुटीर उद्योग तभी या अच्छे लेवल पे काम हो पाता है जब वहाँ पर उस चीज़ की कच्चे माल की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो जो कि वाणिज्यिक खेती होगा तो जो जिस क्षेत्र में जो उद्योग के लिए कच्चे माल की जरूरत थी वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में पारंपरिक जो एकता था वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सकारात्मक क्या हुआ, ये सब तो नकारात्मक था। सकारात्मक क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। जो भारत केवल भारत में खरीद बिक्री होता था, अब क्या होगा, पूरे विश्व लेवल पे खरीद बिक्री हो रहा है। उसके बाद जो पहले पूंजीवादी नहीं था, अब क्या होगा कि एक वर्ग होगा, पूंजीपति वर्ग का निर्माण होगा, जो उद्योग के लिए क्या करेगा, आपका कच्चा माल खरीदेगा और फिर उसको बनाएगा, बेचेगा। तो पूंजीवादी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्र होगा विशेष कृषि जोन में आ जाएगा, जैसे आपका कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक में क्या होगा, रबर का होगा। गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र कपास के लिए हो जाएगा। बंगाल का क्षेत्र जूट के लिए हो जाएगा। बिहार गांजा भांग के लिए हो जाएगा, अफीम के लिए। यूपी ईख के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से विशेष कृषि क्षेत्र में रूपांतरण हो जाएगा कुछ फसलों का। कुछ नई फसलों का आगमन एवं उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहर से जो लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट, तो वो अच्छे क्वालिटी का चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का कपास हो, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो वो लोग टेक्निक भी बताएंगे किस प्रकार से हाइब्रिड बीज का प्रयोग करके या उच्च नस्ल का बीज का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे उत्पादन किया जाए। जैसे अभी देखोगे कंपनी सब जो आलू चिप्स बनाती है, तो ये छोटका आलू नहीं लेगा, उसका एक स्पेशल बीज ही आता है, वो कहेगा तब वो सहकारी खेती होगा, कोऑपरेटिव जो खेती करता है तब वो लोग पहले से बॉन्ड बना लेगा कि आप यही बीज का प्रयोग करेंगे, जो भी आपका आलू होगा आपसे हम 12 रुपये 15 रुपये खरीद लेंगे, इस तरीका का बॉन्ड बना लेता है। तो उसमें क्या करता है कि वो आपको बीज का जो है ना क्वालिटी भी दे देता है कि यही बीज का प्रयोग करना है, यही क्वालिटी का उसमें आलू होना चाहिए। नहीं तो ये गांव देहात वाला अभी जो बिहार में होता है, तो पता चला आधा चिप्स में सरले आलू निकलेंगे, लोग कोई खरीदेगा नहीं। उसके बाद सीमित स्तर पर कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का भी आगमन हुआ। चूंकि अंग्रेज लोग थोड़ा कृषि के क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहे थे, तो भारत में भी वो सब तकनीक का आगमन हुआ था। तो ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव लिख करके लास्ट लिखिएगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि कृषि का वाणिज्यिकीकरण से सीमित लाभ के साथ बड़े स्तर पर भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था तथा निर्यातक था, वह अब खाद्यान्न की कमी और अकाल से जूझने लगा। और यहाँ तक कि आपको पता ही है, देश आज़ादी के समय में हमारा जो है आयात खाद्यान्न, हमारा देश क्या कर रहा था, आयात कर रहा था अमेरिका से। तो वो स्थिति आ गई, जो एक खाद्य उत्पादक देश था, अधिशेष उपज वाला देश था, उसको अंग्रेजों ने क्या बना दिया, भिखारी बना दिया, अकाल ग्रसित बना दिया। खाद्यान्न के लिए आज भी भुखमरी सूचकांक में भारत 122 देश में 107 नंबर पे पहुंच जाता है। तो ये स्थिति अंग्रेजों की देन है। चलिए, अंग्रेज लोगों ने जैसा किया तो आज भी भारतीय समाज उसको झेल रहा है और उससे जूझ रहा है। आज भी भारतीय किसान की स्थिति बेहतर नहीं हुई है। कब इसकी स्थिति बेहतर होगी, किस काल में होगा, ये भी कहना मुश्किल है। ये सब तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि कब किसानों की उन्नति आएगी। मुझे नहीं लगता कभी आएगी, क्योंकि आज तक तो आया नहीं है। ठीक है,
किसानों का शुरुआत से ही आर्थिक शोषण दोहन हर एक समय में हुआ है। ठीक है, किसान और गुरुजी दो का शोषण शुरू से हुआ नहीं। चलो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स को बाय कर लें। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना है।